हमारा व्याख्यान है जयप्रकाश नारायण और समग्र क्रांति की अवधारणा। समग्र क्रांति से जयप्रकाश का आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्था की स्थापना से है जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। 1974 में अपने एक भाषण में समग्र क्रांति के बाद स्थापित समाज व्यवस्था की व्याख्या जयप्रकाश ने इस प्रकार की थी। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक होगा और प्रत्येक नर नारी में समानता होगी। सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। व्यक्तियों की आय में उतना अंतर नहीं होगा कि वर्ग भेद खड़े हो जाएं। सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा। प्रगति योजनाबद्ध होगी। श्रम आनंद से समन्वित होगा। जीवन आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण और सुंदर होगा। जयप्रकाश ने एक अन्य भाषण में कहा था, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य है भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय तथा शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति लाना। जयप्रकाश ने समग्र क्रांति की इस धारणा का प्रतिपादन विशेष रूप से 1974-75 के वर्षों में बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते समय किया। यद्यपि उनके मानस में यह धारणा निश्चित रूप से पहले से थी। जयप्रकाश की समग्र क्रांति की अवधारणा के कुछ प्रमुख उद्देश्य और तत्व इस प्रकार है। प्रथम है लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना। लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाने के लिए उनके सुझाव इस प्रकार है। प्रथम है सत्ता पर प्रभावपूर्ण और वास्तविक नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। जयप्रकाश का कहना था कि प्रेस, न्यायपालिका संपूर्ण अर्थों में स्वतंत्र होनी चाहिए। उनमें निर्भयता की भावना होनी चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग नैतिक साहस से युक्त हो तथा विपक्ष सबल हो। दूसरा, जन समितियों की स्थापना और प्रत्याह्वान की व्यवस्था। स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर की जन समितियों का कार्य होगा अपने प्रतिनिधियों तथा शासन के कार्यों की देखरेख और उन पर नियंत्रण। दूसरे कदम के रूप में जयप्रकाश ने प्रत्याह्वान अर्थात समय से पूर्व अयोग्य जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार पर बल दिया। दूसरा उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जयप्रकाश का कथन है कि जब तक सत्ता का केंद्रीकरण रहेगा, तानाशाही का खतरा बना रहेगा। जयप्रकाश राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों और नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। तीसरा है अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। जयप्रकाश लिखते हैं कि सीलिंग तथा भूमि के प्रगतिशील कानूनों पर अमल, अनुचित बेदखली पर रोक, भूमिहीनों के लिए खेती लायक भूमि का प्रबंध, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था, मजदूरों को उचित मजदूरी, मुनाफाखोरी सूदखोरी पर नियंत्रण, गांव के लिए आवश्यक अनाज का गांव में संग्रह, अनाज के उचित मूल्य पर बिक्री, हर बच्चे बच्ची को उत्पादक शिक्षा, बीमार का इलाज, झगड़ों का आपसी निपटारा, छुआछूत, तिलक, दहेज और ऊंच नीच के भेदभाव का अंत, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान और नारी वर्ग के साथ समान और सम्मानपूर्ण व्यवहार आदि। चौथा है लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। जयप्रकाश की बड़ी आकांक्षा थी कि ये विशाल भारतीय समाज जो सदियों से सोया पड़ा है, एक आधुनिक और लोकतांत्रिक समाज में परिणत हो जाए। जयप्रकाश ने इस विचार को अस्वीकार किया कि समाज में वांछित परिवर्तन लाने और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का कार्य सत्ता के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने इस मत का भी समर्थन नहीं किया कि यह कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाए। वे राजनीतिक दलों के प्रतिरोध आंदोलनों से भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि राष्ट्रीय पुनर्संरचना के लिए स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है। ये स्वयंसेवक अपने दुराग्रहों का त्याग करें और परस्पर सहयोग के आधार पर सहकार्य करें। ये स्वयंसेवक जनता के बीच जाकर उन्हीं के बीच रहकर धैर्यपूर्वक
उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा और प्रेरणा दे। जयप्रकाश का विश्वास था कि न तो राजकीय सत्ता और न विभिन्न राजनीतिक दल समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, ये कार्य तो समर्पित कार्यकर्ताओं की संगठित कार्य शक्ति से ही संभव है। इस प्रसंग में छात्र वर्ग को एक प्रमुख भूमिका प्रदान करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से ये समझाने का प्रयत्न किया कि ये क्रांति शांतिपूर्वक लानी है और समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं जीवन पद्धति को हानि पहुंचाए बिना लानी है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति की अवधारणा का अध्ययन किया। धन्यवाद।